दुनिया की सबसे मोस्ट वायलेंट फिल्म मार्को जो नहीं है, क्योंकि वो इंडिया की मोस्ट वायलेंट फिल्म है। कोई पॉइंट नहीं था इस लाइन को बोलने का, लेकिन फिर भी बोला क्योंकि बचपन से कीड़ा है। लेकिन अब इन सारे ही जीव जंतुओं को साइड में रखे और बात करें मार्को मूवी के ऊपर, तो इसके ऊपर मैंने पहले से इस चैनल पर एक वीडियो बना रखा है। अगर देखना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हो। तो चलो फिर आते हैं अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, मार्को की हिडन डिटेल्स। और हाँ, मार्को के पार्ट 2 को लेकर भी जो थोड़ी बहुत बातें हैं जो इस मूवी को मुझे देखते वक्त थोड़ी बहुत समझ में आई, उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। ओके, तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तुम्हें पता है मार्को कौन है? तड़प तड़प के दुनिया छोड़ देते हैं। अगर शुरुआत से शुरू करें यानी कि मूवी के क्रेडिट से, तो मूवी के क्रेडिट्स में हमें कई सारा सोना देखने को मिलता है। अब ऑफ कोर्स ये तो दिखाएंगे ही, क्योंकि इस मूवी में जो हमें फैमिली दिखाई है मार्को की, जो कि एक्चुअल में मार्को की है भी नहीं। यप, मार्को अनाथ है, इनकी कोई भी एक्चुअल फैमिली हमें मूवी में नहीं दिखाई गई, और जो फैमिली देखने को मिली है उससे इनका कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। हाँ, वही अपने मेन प्रोटैगनिस्ट का टिपिकल बिल्डअप। हाँ, तो इनकी फैमिली बिजनेस करती है गोल्ड का, इसलिए गोल्ड दिखाना तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन डिड यू नोटिस कि ये जो पूरा क्रेडिट वाला सीन हमें देखने को मिलता है ना मूवी की स्टार्टिंग में, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग यहाँ पर क्रेडिट्स को ऐसे ही मिस कर देते हैं और ध्यान नहीं देते। लेकिन मैंने ध्यान दिया तो पता चला कि ये पूरा क्रेडिट वाला सीन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है अपने मार्को का, कि वो कैसे इस फैमिली का पार्ट बना। सबसे पहले तो क्रेडिट्स में हमें सोना दिखाने के बाद हमें इनकी पूरी फैमिली के बारे में बताया जाता है, जैसे कि सबसे पहले ग्रेट ग्रैंडफादर लॉर्ड मार्को, फिर उसके बाद उनके बेटे पीटर डी मार्को, और फिर उसके बाद उनके 3 बेटों के नाम हमें देखने को मिलते हैं, जॉर्ज डी पीटर, एनसी मैथ्यू एंड अपना वो अंधा वाला विक्टर डी पीटर। 2 तो ठीक है, लेकिन एक एनसी मैथ्यू क्यों है? ओह, सेकंड वाइफ, ठीक है, पार्ट 2 में पता चलेगा। लेकिन इसके बाद हमें एकदम अलग नाम देखने को मिलता है इसकी पूरी फैमिली से, साइमन, जो कि अब मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो यही है एक्चुअल फादर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट मार्को के। क्योंकि हमें यहाँ पर क्रेडिट्स में काफी सिंपल स्टोरी नजर आती है, और वो ये है कि यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडफादर लॉर्ड मार्को के बेटे पीटर डी मार्को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं साइमन को गोल्ड की डीलिंग के लिए। एंड फिर उनका कोई दुश्मन यहाँ पर साइमन को मार देता है जब वो अपनी फैमिली के साथ कार में कहीं जा रहे होते हैं, और उसी के अंदर होता है अपना मार्को। एंड अब ये तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, जस्ट बिकॉज ही इज अवर हीरो, तो अपने बचपन के अंदर ही अपने पिता के कातिल को ढूंढ कर तो नहीं, उसी जगह पर मार देता है। एंड फिर वही जो अपने मार्को को पूरी मूवी में तानों के रूप में सुनने को मिलता है कि ही इज अडॉप्टेड। हाँ, तो मौका वारदात पर पीटर डी मार्को आते हैं और एक बच्चे के अंदर इतना जिगरा देखकर ही इज लाइक मैं पालेगा तेरे को। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने लायक बात ये है कि पार्ट 2 में हमें इसका कोई माँ वाला एंगल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मॉम अभी तक मरी नहीं है। और मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? इट्स सिंपल ब्रो, क्योंकि मरते हुए नहीं दिखाया ना यारो। जिस मूवी के अंदर यहाँ पर बच्चों को इतने ब्रूटल तरीके से मरते हुए दिखा दिया, फैमिली को इतने ब्रूटल तरीके से मरते हुए दिखा दिया, और यहाँ पर मार्को की मॉम को मरते हुए नहीं दिखाया, उनकी लाश नहीं दिखाई, तो इसका बिल्कुल सिंपल रीजन ये हो सकता है कि दे आर कुकिंग समथिंग स्पेशल फॉर पार्ट 2। लाश दिखाई तो फादर की, और फिर एंड में गोल्ड वाला चाकू घुसे हुए विलन की। ओके, तो क्रेडिट्स के अंदर ही कुछ और चीजें हैं नोटिस करने लायक, जैसे कि हमें यहाँ पर एक शेर वाला सिंबल देखने को मिलता है, और वही शेर वाला सिंबल हमें यहाँ पर कई जगहों पर जॉर्ज के पीछे देखने को मिलता है, उनके पुश्तैनी घर में, जो कि बनाया होगा लॉर्ड ग्रेट ग्रैंडफादर मार्को ने। और हमें यहाँ पर इस सिंपल सिल्वर लायन के बाद एक गोल्ड का लायन भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा होगा अपने ग्रेट ग्रैंडफादर लॉर्ड मार्को को। और जो ब्लैक स्नेक भी हमें इनके साथ जो देखने को मिलता है ना, वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है अपने टोनी का, टोनी आइजैक, इस मूवी का मेन विलन आई थिंक, क्योंकि उसके 2 बेटे आवारा है। क्या तुमने नोटिस किया कि साइरस, जो कि एंड में बवाल मचाकर इस मूवी का मेन विलन बन जाता है, उसकी बैक स्टोरी और अपने मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि मार्को की बैक स्टोरी काइंड ऑफ सेम ही है, बिकॉज बोथ आर एडॉप्टेड, और दोनों साले वफादार कुत्ते हैं अपनी फैमिली के, क्योंकि दोनों ही अपनी फैमिली के लिए मर मिटने को तैयार है, वो फैमिली जो इनकी है ही नहीं। एंड लास्टली बोथ आर वेरी 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 वायलेंट मैन्स। तो मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट और मेन एंटागनिस्ट को सेम कैरेक्टराइजेशन प्रोवाइड करने के लिए मेरी तरफ से डायरेक्टर सर को एक प्यारी सी 21 तोपों की सलामी। केस तो नहीं बोलने वाला मैं, क्योंकि मेरे सिस्टम की सिचुएशन टोनी आइजैक जैसी नहीं है। इफ यू नो यू नो। एंड अब बात करते हैं मूवी का मोस्ट हाईलाइटेड एक्शन सीन, वो सीढ़ियों के ऊपर जॉन विक स्टाइल लोगों को मारने वाला सीन। जो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है उस सीन को शूट करने के लिए, और जिस तरीके से शूट किया गया है वही अपने आप में एक बहुत बड़ी
डिटेल है, स्पेशली एनवायरनमेंट और कलर ग्रेडिंग। अब ये तो नोटिस कर ही लिया होगा कि जैसे जैसे मार्को लोगों को मारते मारते उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है, फ्लोर पर फ्लोर यहाँ पर कलर ग्रेडिंग चेंज होती रहती है। लेकिन क्या यहाँ पर नोटिस किया कि जैसे जैसे एक एक फ्लोर ऊपर चढ़ रहा है मार्को और मारते जा रहा है, वहाँ पर एक्शन की इंटेंसिटी बदलती जा रही है। थोड़ा बहुत एक्शन दिखाने के बाद फर्स्ट फ्लोर ब्लू कलर है बैकग्राउंड में, और यहाँ पर मार्को इतना ब्रूटली भी नहीं मार रहा है विलन्स को, वो सिर्फ हिट कर रहा है कि ले भाई एक पंच आप लीजिए, एक पंच आप भी लीजिए। अब इसका रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है कामनेस और पीस को। यस, मार्को मूवी के मेकर्स के लिए यही है पीस और कामनेस, क्योंकि इसके ऊपर जो जो दिखाया है हमें, सेकेंड फ्लोर येलो कलर है बैकग्राउंड में, और यहाँ पर जो ब्रूटालिटी दिखाई है हमें, मतलब मुंह पे पंच मार रहा है और मुंह से खून निकल रहा है, सॉरी उड़ रहा है ब्लड। निकलने और उड़ने में फर्क होता है। अब यहाँ पर येलो कलर तो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर मेकर्स ने सब कुछ उल्टा ही दिखाया है। ब्लू कलर कामनेस और पीस को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर ये भाई घूसे मार रहा है, और यहाँ पर येलो कलर जहाँ हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर तो मुंह फोड़े जा रहे हैं। एंड फाइनली थर्ड फ्लोर ग्रीन कलर है बैकग्राउंड के अंदर, और यहाँ पर ग्रीन कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कामनेस और पीस, स्पेशली कामनेस यानी कि शांत रहना। एंड अगेन डायरेक्टर ने बोला होगा कि यहाँ पर भले ही ग्रीन कलर है, काम नहीं रहना है, चिल्लाना है उन्नी मुकुंदन भाई, सो ही इज शाउटिंग। अब क्या भाई लोग यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पर जब विक्टर को किडनैप किया जाता है टोनी आइजैक के बेटे यानी कि रसल के द्वारा, तब यहाँ पर वो अंधा है, तो उसके बाद जो वो व्हाइट केन्स यानी कि उसकी छड़ी थी ना, वो वही तारिक के घर पर ही रह जाती है। और जब मार्को इन्वेस्टिगेट करने आता है, तब हमें एक सीन देखने को मिलता है काफी छोटा सा, जहाँ पर कि हमें उस छड़ी को दिखाया जाता है। अब यार आई थिंक कि यहाँ पर तारिक के घर पर इस छड़ी को इतना क्लियरली दिखाने के पीछे का रीजन, और यहाँ पर क्लियरली तो क्या, इस छड़ी को यहाँ पर रखने का ही रीजन यहाँ पर मेकर्स का ये हो सकता है कि जब यहाँ पर जॉर्ज को अपने पार्टनर्स की उन सारी करतूतों के बारे में पता चलता है वो हॉस्पिटल के अंदर उस वीडियो की वजह से, तब यहाँ पर वो जाता है तारिक के घर पर और उसको फांसी पर लटकने को बोलता है, और वो लटकता भी है। तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि तारिक भी उन सारे ही लोगों के साथ मिला हुआ है उस छड़ी की वजह से। ओके, तो थोड़ी राइटर की स्मार्टनेस को भी उजागर कर देते हैं आपके सामने। विक्टर के मरने के बाद उसके बड़े भाई यानी कि जॉर्ज के सामने ही टोनी आइजैक का कैरेक्टर एक डायलॉग मारता है और बोलता है कि यहाँ पर सोने की परत जितनी मोटी होगी उसके अंदर का तांबा नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर वो एक्चुअली हिंट दे रहा था जॉर्ज को, लेकिन उस साले को कहाँ समझ आता है, क्योंकि वो तो पागल हाथी है ना, जैसा कि आइजैक ने बोला है। एक्चुअली इस सिचुएशन में इस डायलॉग के थ्रू हमें यहाँ पर जॉर्ज के कैरेक्टर के बारे में भी पता चलता है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है जितना कि यहाँ पर अपना मार्को है, क्योंकि मूवी के अंदर ये भी ध्यान दिया गया है कि कोई भी कैरेक्टर मार्को के सामने कोई ऐसा वर्ड ना बोल दे जिससे कि मार्को को शक हो जाए। एंड अपने बेटे की गलती को छुपाने के लिए ये सारी ही प्लानिंग कि उसको शक ना हो जाए, और पागल हाथी के सामने तो कुछ भी बोल दो उसको तो पता चलने वाला है नहीं। एंड ये सारी चीजें प्लान करी है टोनी आइजैक ने। अब पता चल रहा होगा कि मेकर्स ने क्रेडिट्स के अंदर इसको एक सांप के थ्रू सिंबलाइज क्यों किया है। जैसे स्नेक्स यहाँ पर सेंस कर सकते हैं अपने एनिमीज को काफी दूर से ही अपनी टंग के थ्रू, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर टोनी आइजैक के पास भी यही सेंसिंग प्रेडेटर्स वाली पावर्स है। देखा नहीं, यहाँ पर टोनी आइजैक अपने दो मेन एनिमीज यानी कि जॉर्ज और मार्को के कैरेक्टर को परख कर, जान कर, और उसी के बिहाफ पर यहाँ पर मार्को और जॉर्ज इन दोनों के सामने अलग अलग तरीके से बिहेव करने को बोलता है उसके बेटे रसल और उसके सारे साथियों को। जैसे कि वो पागल हाथी यानी कि जॉर्ज के सामने तो जिस तरीके से भी बिहेव करना है करो, उसको तो कोई भी शक नहीं होने वाला। एक बार तो वो सोने वाला डायलॉग मारकर वो खुद भी उसकी ले रहा था, लेकिन यहाँ पर मार्को के सामने काफी संभल कर बिहेव करना होगा, क्योंकि उसको पता चल गया तो वो छोड़ेगा नहीं। एक छोटी सी मिस्टेक और खेल खत्म। मार्को के सामने बोले गए हर शब्द का हिसाब रखना होगा। Each and every word counts। और अब मैंने एक और चीज जो इस मूवी के अंदर नोटिस की वो ये है कि यहाँ पर पता नहीं क्यों मूवी का हर एक कैरेक्टर वही करना चाहता है जो कि सामने वाले ने उसको करने के लिए कहा था या फिर किया था। नहीं समझ में आया ना? आओ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर विक्टर यहाँ पर रसल को बोलता है कि जब वो उसको किडनैप करके उसकी वो केमिकल फैक्ट्री में ले जा चुका होता है, तब वो उससे कहता है कि तेरे में से यहाँ पर सड़ी गली लाश की बदबू आती है जिस पर कई सारे कीड़े रेंग रहे। एंड अपने रसल ब्रो के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है और उसी तरीके से वो मार्को को मारने की सोचता है। याद करो वो इंटरवल वाला फाइट सीन, उसके पहले यहाँ पर क्या डायलॉग मारा था रसल ने कि इस जंगल के पेड़ों के नीचे कई सारे लोगों को काट कर गाड़ा है, लेकिन इसको नहीं गाड़ूंगा क्योंकि इसकी लाश पर मैं कीड़े रेंगते देखना चाहता हूँ। But that's simply not possible.
Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? मूवी के राइटर्स की मर्जी, और राइटर्स की मर्जी के ऊपर भी एक और चीज है, क्योंकि वो अपनी मूवी का मेन हीरो है, उसके बिना पार्ट 2 कैसे बनेगा। एंड अब यारो जब यहाँ पर विलन ही रिटर्न पॉलिसी वाला गेम खेल रहे हैं तो अपना मेन हीरो कैसे पीछे हटेगा। हिज लाइक ले तू भी ले साले। तो जिस तरीके से यहाँ पर टोनी के बेटे यानी कि रसल ने अनवर का हाथ काटा था, बिल्कुल सेम उसी वे में टोनी का हाथ काटकर उसके बेटे यानी कि रसल को बक्से में भरकर उसका कटा हुआ हाथ देता है मार्को। और अब एंडिंग में भी यहाँ पर वो साइरस को उसी तरीके से मारता है, नहीं गला काटने वाला तो नहीं लेकिन एसिड में गिराने वाला सेम उसी तरीके से था जैसे कि उसके अंधे भाई विक्टर को एसिड में गला कर मारा था। अब भाई इस वे में यहाँ पर एसिड में गला कर तो उसको रसल को मारना चाहिए था ना, क्योंकि एक्चुअल में उसके भाई को तो उसी ने मारा था। साइरस तो एंडिंग में ही आता है, फिर उसको एसिड में गला कर क्यों मारा। छोड़ो मेकर से कहाँ ही किया होगा मेरे जितना ओवरथिंक, मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ यार। और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।